हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, इस चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन भी है, आप किसी भी नाम से जानते होंगे इस चैप्टर को। चैप्टर 6 है भारतीय भवन का और चैप्टर 3 या 4 है एनसीईआरटी का। देखिए कि सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन जानेंगे कि जनन होता क्या है। ठीक, रिप्रोडक्शन का। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया हमारे बॉडी के अंदर, ओके, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारे प्रोसेस होती है। हम लोग ये चैप्टर पढ़ के भी आए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसमें एक चीज़ देखिए, इसको हम लोग बोलते थे लाइफ प्रोसेस। ठीक, जैव प्रक्रम इसको हम लोग बोलते थे, जैव प्रक्रम। ओके, इसको हम लोग बोलते थे जैव प्रक्रम। तो हम लोग पोषण को, श्वसन को, परिवहन को और उत्सर्जन को बोलते थे जैव प्रक्रम। ठीक उसी प्रकार जनन भी लाइफ प्रोसेस ही है। ठीक, उसी प्रकार जनन भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये भी जैव प्रक्रम है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी जैव प्रक्रम है। और एक चीज़ देखिए, लेकिन ये जो इसमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस है, जनन का लाइफ प्रोसेस में और ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये वाला लाइफ प्रोसेस में मेजर डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यह है कि मान लीजिए अगर आप भोजन नहीं ले रहे हैं, पोषण किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। आप भोजन ग्रहण ही नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आप बात खत्म हो गया ना, इंसान डेड कर जाएगा, बॉडी जीवित ही नहीं रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। भोजन जब आप अंदर इनटेक करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उसका उपयोग करना है। उपयोग मतलब उसको पचाइएगा, और पचा हुआ भोजन से हमको अब एनर्जी चाहिए, तो अब श्वसन के माध्यम से वो एनर्जी मिलेगा। तो रेस्पिरेशन भी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हुआ। अब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हर एक कोशिका को, ठीक, या फिर हर एक कोशिका को, तो वो हार्ट पंप करेगा ब्लड को, और ब्लड सारे कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो वो उसके लिए परिवहन जरूरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अब डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, अलग अलग प्रकार के उपापचयी प्रक्रिया हो रहा है, जैसे न्यूट्रिशन हो रहा है, ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उस वक्त जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, वेस्ट जो बनेंगे, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, उत्सर्जन के माध्यम से निकलेगा। तो ये जो आप चार देखें, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चारों इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो बॉडी डेड कर जाएगा। चलिए, तो ये भी एक प्रोसेस ही है चारों। ठीक उसी प्रकार रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस ही है, सेम प्रोसेस है। बट अगर ये नहीं हो रहा है, कोई अगर जीव रिप्रोडक्शन, प्रजनन नहीं कर रहा है, तो वो जिंदा रह सकता है। बट इसमें से एक भी नहीं हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो एक चीज़ आप मेजर डिफरेंस समझ गए कि रिप्रोडक्शन के बिना भी आदमी या कोई जीव जिंदा रह सकता है। ये अनिवार्य नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, ये कंपलसरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है रिप्रोडक्शन, ये बात आप समझ गए। लेकिन एक प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ ध्यान, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी प्रोसेस है। तो आप उस प्रोसेस के डिफरेंस को समझ गए कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक, देखिए, रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन। अब एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग इसमें कि हम लोग बोलते हैं कि रीट्राई, मतलब फिर से कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। ठीक, फिर से कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। उसी प्रकार रिप्रोडक्शन, दोबारा कोई भी चीज़ बनेगा, दोबारा, ठीक, दोबारा कोई भी चीज़ बनेगा, दोबारा बनना, कोई भी चीज़ का दोबारा बनना या किसी भी चीज़ का दोबारा उत्पादन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सीधी सी बात है। और यहाँ पर हम लोग जीव से उत्पन्न, हम लोग को जीव से मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब है। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब है, तो जाहिर सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनेगा, नया चीज़ उत्पन्न होगा। कोई फैक्ट्री नहीं है कि कोई सामान उत्पन्न होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनेगा।
तो अब रिप्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हैं, दोबारा से बनेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। बनाएगा कौन? तो देखिए कौन बनाएगा? तो जीव ही बनाएगा, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी, यानी कि किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना होगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। बात को समझ रहे हैं? अपने जैसा ही, एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा, ये बात है, अपने जैसा ही संतान बनाता है। आप बोल सकते हैं संतान बनाता है अपने जैसा ही। देखिए ये बात, इसमें दो चीज़ इसमें अब आ गया, अपने जैसा और संतान बनाता है। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बताना है रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, बट ये इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं है, जिसमें इंसान अपने जैसा ही संतान बनाता है। अपने जैसा कहने का मतलब देखिए, काव काव ही बनाएगा, डॉग डॉग ही बनाएगा, कैट कैट ही बनाएगा, और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमन बींग्स ही बनाएगा, आदमी आदमी ही बनाएगा। ये से ध्यान रखिएगा। काव डॉग को जन्म नहीं दे सकती है, कैट काव को जन्म नहीं दे सकती है, काव ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकती है। तो पहला ये तो समझ गए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सजीव वस्तुएं या जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही संतान बनाता है। अच्छा, संतान के लिए टर्म यूज किया जाता है ऑफ स्प्रिंग, ये ध्यान रखिएगा। ऑफ स्प्रिंग एक टेक्निकल वर्ड है, एक साइंटिफिक टर्म है, ये एक साइंटिफिक टर्म है। इसको यूज किया जाता है किस लिए? कि जो नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के माध्यम से बना है उसके लिए ऑफ स्प्रिंग वर्ड यूज किया जाता है। किसके लिए? जो नया ऑर्गेनिज्म है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक, नया ऑर्गेनिज्म जो बना है, आप लोग इसको लिख सकते हैं ऑफ स्प्रिंग का डेफिनेशन। नया ऑर्गेनिज्म जो बना है रिप्रोडक्शन के माध्यम से, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि देखिए, काव ने बछड़े को जन्म दिया, काव ने किसको जन्म दिया? काफ को जन्म दिया, बछड़े को। तो ये काफ के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग, काव ने ऑफ स्प्रिंग को जन्म दिया, ठीक। मान लीजिए ह्यूमन बींग्स ने कोई बेबी को जन्म दिया, तो हम लोग उस बेबी के लिए ऑफ स्प्रिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो नया ऑर्गेनिज्म बना ना, बेबी कैट काफ भी नया ऑर्गेनिज्म बना, तो नया ऑर्गेनिज्म के लिए, नया जीव के लिए वर्ड यूज किया गया है, टेक्निकल वर्ड है ऑफ स्प्रिंग। चलिए, तो आप इतना समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीव अपने जैसा संतान या अपने जैसा क्या बोलते हैं, उत्पन्न करता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग बनाता है। ऑफ स्प्रिंग समझ गए, साइंटिफिक टर्म है, जो ऑर्गेनिज्म जो नया बना है रिप्रोडक्शन के माध्यम से, उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। अब हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी इंसान जिंदा रह सकता है, बट ये फिर इसका फ़ायदा क्या है, रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? तो देखिए, रिप्रोडक्शन का फ़ायदा इसलिए है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे एक्सटिंक्ट एनिमल, जो प्रजाति विलुप्त हो गया, ठीक, सुने होंगे जो प्रजाति विलुप्त हो गया, ओके। तो जो प्रजाति विलुप्त है उसके बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जैसे देखिए, कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल का नाम बताइए, जैसे कि डायनासोर का नाम सुने होंगे, ठीक, डायनासोर। अब देखिए, डायनासोर विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया डायनासोर, ठीक, ये एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, है ही नहीं। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि काव है, ठीक, काव, अगर धरती पर जितने भी काव है, अगर वो जन्म देना बंद कर दे, ठीक, वो रिप्रोड्यूस करना बंद दे, वो जनन करना बंद कर दे, तो जब जनन करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे काव, तो ऑब्वियसली बात है, काव धीरे धीरे जब उम्र होगा तो धीरे धीरे काव मरेगी। और कोई भी गाय जन्म बछड़े को नहीं दे रही है, बछड़ी को जन्म नहीं दे रही है, तो धरती पर नया गाय आएगी ही नहीं, नया काव बनेगी ही नहीं। तो एक समय आएगा जब इसका विलुप्त हो जाना तय है, ये उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट, ठीक, एक्सटिंक्ट एनिमल, वो विलुप्त हो जाएगा, तो काव धरती से गायब हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, किसी भी जीव को निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, कंटिन्यूटी। जितना पढ़ा रहे हैं सबका नोट्स आपको मिलेगा, घबराना नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। स्पेसीज मतलब जीव, जैसे काव एक स्पेसीज है, तो उस स्पेसीज को कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान जन्म लिया, मान लीजिए कोई एक्स जन्म लिया, कोई मान लीजिए इंसान को जन्म लिया, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक, ह्यूमन बींग्स है ये जन्म लिया, और ये अपने पूरे जीवन काल में रिप्रोडक्शन नहीं करता है, एक भी ये अपना संतान उत्पन्न नहीं करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये जिंदा आराम से रह सकता है। बट अगर ये जितने भी धरती पर ह्यूमन बींग्स है, अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो धरती से मानव जाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो सबसे
पहला रीज़न यह होगा कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो अपने संतान को बचाने के लिए, अपने प्रजाति की कंटिन्यूटी निरंतरता को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। चलिए, अब दूसरा बात यह कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग जनसंख्या में वृद्धि भी करते हैं। ठीक, मान लीजिए अभी शेर, ऐसा बोला जाता है कि शेर का जनसंख्या बहुत कम है, तो शेर जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगी उतना ज़्यादा शेर जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा उतना ज़्यादा शेर का जनसंख्या बढ़ेगा। तो रिप्रोडक्शन जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। और देखिए, जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए में वेरिएशन आता है। डीएनए के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अभी। डीएनए में वेरिएशन आता है, डीएनए में बदलाव आता है, जो कि इंसान को लंबे समय तक जिंदा रहने में मदद करता है। डीएनए में वेरिएशन आता है, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। लंबे समय तक जिंदा रहने का मतलब यह कि समय के साथ साथ क्या होता है कि किसी की टेम्परेचर धरती का चेंज हो रहा है, तो इसके साथ इंसान को भी उसके साथ बदलना होगा, तो डीएनए के वेरिएशन से आता है। तो ये हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। बस अभी इतना जान लीजिए कि डीएनए में वेरिएशन आता है रिप्रोडक्शन की मदद से। जितना चीज़ बोले हैं उसको देखिए, आप नोट्स में आप उतार लीजिए इसको, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या पढ़े थे हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है। ओके, हम लोग ये पढ़े थे, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये लाइफ प्रोसेस है। जनन एक प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे, एक लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के कहने का मतलब अपने ही प्रकार के, ये होगा यहाँ पे, अपने ही प्रकार के, जैसे कि कुत्ता को ही जन्म देगी, गाय को ही, ह्यूमन बींग्स को ही, नए जीवों का उत्पन्न करते हैं। और इसलिए बात है, जब जन्म लेगा तो नया जीव ही उत्पन्न होगा, कोई पुराना जीव उत्पन्न नहीं होगा। तो जनन का आपका डिफिनीशन हो गया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने ही प्रकार के या अपनी ही जाति की, आप बोल सकते हैं, नए जीवों को उत्पन्न करता है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा इसमें एरो देके कि यह अनिवार्य नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है। जीव जनन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, जीव जनन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जिंदा रह सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। गंदा हो गया, हम इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा, यह अनिवार्य नहीं है, जीव जनन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे कि जब अनिवार्य नहीं है तो फिर ज़रूरी क्यों है, इसका लाभ क्या है। तो लाभ भी हम लोग पढ़ लिए थे कि निरंतरता को बचाने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रजाति के निरंतरता। अगर प्रजनन होगा ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो अगर गाय बछड़ा या बछड़ी को जन्म देना बंद कर दी तो गाय धरती से विलुप्त हो जाएगा। इसलिए उसको कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बोलते हैं। निरंतरता को बचाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। दूसरा, इससे जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। अगर किसी स्पेसीज का, किसी जीव का जनसंख्या कम है तो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगी उतना ज़्यादा उसका जनसंख्या बढ़ेगा। तीसरा, आपको बताए थे कि डीएनए में विभिन्नता उत्पन्न करता है, डीएनए में वेरिएशन लाता है, इसको डीएनए में वेरिएशन लाता है, जो किसी भी प्रजाति यानी किसी भी जीव को लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। इस पॉइंट को हम आगे आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे डीएनए के बारे में। इतना आप समझ गए रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, ये अनिवार्य नहीं होता है, और इसके लाभ क्या है, इसके लाभ इतने लाभ हैं। चलिए, अब देखिए डीएनए आ रहा था, चलिए डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए डीएनए होता क्या है। सबसे पहले डीएनए क्या होता है वो देख लीजिए। डीएनए हमारे शरीर के हर एक कोशिका में रहता है। सबसे पहले ये जानिए, डीएनए हमारे शरीर के हर एक कोशिका में, मान लीजिए कोशिका में रहता है। मान लीजिए ये आपका डीएनए है, सॉरी ये आपका कोशिका है, सेल है। ये आपका क्या है, ये आपका एक सेल है, ठीक, ये आपका एक सेल है, ये कोशिका है, और ये हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक। ये आपका कोशिका है, ओके, ये आपका हो गया कोशिका। देखिए ये आपका हो गया कोशिका। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग बोलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत सारी चीज़, वैक्यूल हो गया, बहुत सारी चीज़ रहती है। इसमें एक चीज़ आपको याद होगा कि इसमें एक न्यूक्लियस भी रहता है न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, ठीक। यानी कोशिकांग, बहुत सारा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारे हो गया। प्लांट के अंदर प्लास्टिड भी एक रहता है, अगर प्लांट सेल लीजिएगा तो प्लांट सेल के अंदर ही सिर्फ प्लास्टिड रहता है, ह्यूमन सेल के अंदर नहीं। और उसमें एक न्यूक्लियस भी रहती है, एक बार ध्यान रखिएगा, केंद्रक, ओके। तो जब केंद्रक के ही अंदर डीएनए रहता है, ये बात ध्यान, हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर डीएनए रहता है। मान लीजिए ये आपका कोशिका है, ठीक, ये आपका कोशिका है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल से कोशिकांग है, तो उसमें कोशिकांग एक ये न्यूक्लियस भी है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक हो गया आपका।
केंद्रक, और केंद्रक के अंदर डीएनए एक धागे जैसे ऐसे 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 धागे जैसे रहती है। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर डीएनए ऐसे 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 धागे की तरह रहती है। इतना बात समझ गए? चलिए, अब डीएनए कहाँ रहती है? तो डीएनए कोशिका के अंदर रहती है, ये बात ध्यान में रखिए। डीएनए कोशिका के अंदर रहती है और यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहती है और धागे जैसी रहती है। इतना बात समझ गए? चलिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये बात आप देख ही रहे हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। यह एक धागे जैसी संरचना होती है, आप देख लीजिए, धागे जैसी संरचना होती है। इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा डीएनए टॉपिक करके। धागे जैसी संरचना होती है जो हमारे गुण की जानकारी को अपने अंदर रखती है। अब देख लीजिए, ये मेन है, डीएनए का यही काम ही है। जैसे कि ये मान लीजिए हम लोगों का कोशिका था, ठीक, कोशिका था, उसके अंदर ये न्यूक्लियस था, केंद्रक बोल देंगे। ये हम लोगों का है सेल, ठीक, ये हम लोग का है केंद्रक, ये हम लोगों का कोशिका, ओके, कोशिका है, केंद्रक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि एक चीज़ देखिए कि कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर हम बोले, अभी हम बतलाया आपको कि धागे जैसी संरचना होती है। इस प्रकार से धागे जैसी संरचना होती है और ये शरीर के हर एक कोशिका में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हर एक कोशिका में पाया जाता है और इसको हम लोग बोल दिए डीएनए, ठीक। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डीएनए। तो ये शरीर के कोशिका के केंद्रक के अंदर पाई जाती है और ये धागे जैसी संरचना होती है। तो डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है डीएनए का, ठीक। देखिए डीएनए का क्या काम है? डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो इंपॉर्टेंट काम कुछ इस प्रकार है। सो देखिए इसको, देखिए जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में देखिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या है? नाक है, कान है, स्किन कलर है, हाइट है, कान का, नाक का कलर है, सॉरी आँख का कलर है। तो वो सारा इसके अंदर स्टोर रहता है, डीएनए के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो सारा डीएनए के अंदर स्टोर रहता है, इसी के अंदर, ये डीएनए के अंदर स्टोर रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैरेक्टर को स्टोर करता है, कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर स्टोर करता है कौन? डीएनए। कैरेक्टर स्टोर कौन करता है? डीएनए करता है कैरेक्टर स्टोर। शरीर, हमारे शरीर के, हमारा बाल कैसा होगा? हमारा बाल कर्ली होगा या स्ट्रेट होगा या कैसा भी होगा, हमारा नोज कैसा होगा, वो सभी चीज़ें यही डीएनए में स्टोर रहती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, तो डीएनए हम लोग बच्चा के अंदर आएगा कहाँ से? तो डीएनए बच्चा के अंदर माता पिता से आता है। फादर और मदर से डीएनए बच्चा के अंदर में आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब फादर और मदर के, फादर और, अच्छा, ये कैरेक्टर स्टोर करता है। आप इसको नोट्स में भी ऐसे आप एज इट इज इस फिगर को आप बना सकते हैं याद रखने के लिए इसको, ठीक। चलिए अब इसका डिफिनीशन जान लीजिए कि डीएनए एक धागे जैसी संरचना होती है। देख ही रहे हैं, ये धागे जैसी संरचना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे है, जो हमारे गुण की जानकारी को अपने अंदर रखते हैं। हमारे गुण की जानकारी कहने का मतलब हमारी कैरेक्टर को, कि हमारा बाल कैसा होगा, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमारा हाइट कैसा होगा, ये डीएनए के अंदर स्टोर रहती है, ठीक। और ये कोशिका के केंद्रक में रहती है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हर बच्चा के अंदर डीएनए उसके माता पिता से आती है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये माता पिता से हमारे शरीर के अंदर डीएनए कैसे आती है। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि जैसे कि कोई जब बच्चा जन्म लिया तो उसका, वो जब 18 साल 20 साल का हो गया तो उसका हाइट उसका कम है, या किसी का हाइट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सब डीएनए का वेरिएशन से आता है। और उसको समझेंगे कि डीएनए का, अब डीएनए माता पिता से कैसे आता है, यानी कि डीएनए ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे। अगला हेडिंग लगाइएगा, जनन के समय डीएनए का स्थानांतरण। क्योंकि रिप्रोडक्शन के समय ही, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन के समय ही डीएनए का ट्रांसफ़र होगा, ठीक। रिप्रोडक्शन के समय ही डीएनए का ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए देखिए कैसे होगा। सो अब हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि हर एक काम को करने के लिए, हर एक प्रोसेस को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड खास ऑर्गन सिस्टम होती है। कहने का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए ब्लड को फिल्टर करना है, ठीक, ब्लड को फिल्टर करना है, तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक। ब्लड पंप करना है,
ब्लड पंप करना है तो हार्ट ब्लड पंप करेगा, ओके, हार्ट ब्लड पंप करेगा। हमारे शरीर को बचाना है तो उसके लिए स्किन सेल है, स्किन सेल हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स को बचाता है। कौन? स्किन सेल, ये प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से बनता है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक था रेस्पिरेटरी सिस्टम था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बन रहा था। ब्रोंकियास, एल्वियोलस से बन रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, और ऑर्गन टिश्यू से, और टिश्यू सेल से। यानी हमारे शरीर के अंदर हर काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड सेल होगा, कोशिका होगी। उसी प्रकार रिप्रोडक्शन में तो एक प्रोसेस है, हर काम को, हर प्रोसेस को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल है। तो रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन को भी करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक खास तरह का कोशिका होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका, या उसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। ये बात ध्यान में रखिएगा, जनन कोशिका या गैमेट बोलते हैं, ठीक। तो जनन कोशिका हमारे शरीर के अंदर होती है। और जनन कोशिका किस लिए ज़रूरी है? तो जनन के लिए जनन कोशिका ज़रूरी है। जनन कोशिका, ये बात ध्यान में रखिएगा, जनन कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। अब देख लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि रिप्रोडक्शन के समय में डीएनए ट्रांसफ़र कैसे होता है, और ये हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बींग्स में लेंगे इसको, इसलिए इसको ध्यान में रख के चलिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जनन कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। जितना बात ये बोलेंगे वो आपके सारा नोट्स में आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक, नीचे नोट्स लिखा हुआ है। जनन के समय क्या होता है कि अब हम लोग उदाहरण किस में ले रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। उदाहरण हम लोग ले रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक, ह्यूमन बींग्स में हम लोग खुद में ले रहे हैं, इंसान में ले रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक। आगे जानेंगे रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं तो उसमें देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक। इसमें फादर और मदर 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। इसी में हम लोग समझेंगे कि डीएनए ट्रांसफ़र कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है इसमें। पहले ही बतला दिया कि जनन कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक। तो 2 प्रकार की होती है, तो देखिए कैसे कैसे होगा। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए का ट्रांसफ़र कैसे होगा, वो आप एक चीज़ देख लीजिए। एक होता है मेल पेरेंट्स, ठीक, इसको आपको फेयर में लिखिएगा, मेल पेरेंट्स, ओके। एक हो गया मेल पेरेंट्स और एक हो गया फीमेल पेरेंट्स। इस डायग्राम को आप फिगर में बना लीजिएगा। फीमेल पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स। देखिए मेल पेरेंट्स के पास क्या रहेगा, कौन सा रहेगा जनन कोशिका? तो मेल पेरेंट्स के जनन कोशिका को हम लोग बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, या उसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, ठीक, स्पर्म बोलते हैं। मेल पेरेंट्स के पास क्या है? स्पर्म है। अब देखिए स्पर्म कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक, स्पर्म कुछ इस प्रकार से रहता है। चलिए समझ गए, स्पर्म कुछ इस प्रकार से रहता है। और इसमें क्या रहता है? डीएनए रहेगा, डीएनए, क्योंकि ये कोशिका है तो हर एक कोशिका के अंदर डीएनए रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, जनन कोशिका हम बोल रहे हैं, शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिका है, तो क्या सारा कोशिका जनन के लिए काम करेगा? नहीं। किडनी जनन में काम करेगा? नहीं। जनन में कौन काम करेगा? जनन में जनन कोशिका काम करेगा। और वो जनन कोशिका क्या है? वो जनन कोशिका है मेल के पास रहेगा स्पर्म, ठीक, मेल के पास क्या रहेगा? मेल के पास रहेगा स्पर्म, ठीक। और इसका नाम है स्पर्म, या आप इसको बोलिए शुक्राणु, ठीक, शुक्राणु। चलिए उसी प्रकार फीमेल पेरेंट्स के पास भी रहेगा, फीमेल पेरेंट्स के पास भी रहेगा मादा जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका हम लोग बोलते हैं ओवम। इसके अंदर भी कोशिका है जिसके अंदर भी डीएनए रहेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ओवम, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे ओवम, या हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसको अंडाणु, ठीक, अंडाणु। चलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं उस वक्त से क्या कि जनन कोशिका कि हमारे शरीर के अंदर हर एक प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल बना हुआ है, खास कोशिका बना हुआ है, ठीक। जैसे कि ब्लड का फिल्टर काम करना किडनी का है, ब्लड को पंप करना हार्ट का काम है, उसी प्रकार रिप्रोडक्शन का काम करना जनन कोशिका का काम है। उस जनन कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्म और ओवम। ये दोनों कोशिका ही रिप्रोडक्शन करेंगे, दूसरा कोशिका मिलकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए
अब मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, जब ये इन दोनों का जब इनका स्पर्म और इनका ओवम जब मिलेगा, क्या होगा, मिलेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा, फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, निषेचन। ठीक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक, इसको हिंदी बोलते हैं निषेचन। तो देखिए, अब मेल पेरेंट्स का शुक्राणु और फीमेल पेरेंट्स से अंडाणु दोनों मिल रही है, टकरा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन हो रहा है, दोनों का मिल रहा है, ये वाला और ये वाला फ्यूजन हो रहा है। गंदा हो जाएगा नोट्स, इसलिए इसको बैक कर रहे हैं। ठीक, फ्यूजन हो रहा है, मिलेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो जब ये ऐसा होगा तब देखिए क्या बनेगा, तब बन जाएगा आपका एक सेल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ये एक कोशिकीय इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। ठीक, जाइगोट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं युग्मजन। ठीक, युग्मजन बोलते हैं। ठीक, युग्मजन, जाइगोट। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, तब उस प्रोसेस को जो मिल रहे हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस के द्वारा जो चीज़ बन रहा है उसको बोलेंगे जाइगोट। और जाइगोट के अंदर में देखिए, जाइगोट के अंदर 2 डीएनए आ गया है, एक डीएनए फादर वाला और एक डीएनए मदर वाला, क्योंकि देखिए यहाँ डीएनए था एक और यहाँ डीएनए था, ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए, और दोनों टकराया तो यहाँ जाइगोट बना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए युग्मजन बन गया, और यहाँ से जाइगोट से ही अब ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। ठीक, ये नया जीव बन गया। ये आप इसको फेयर में इसको आप उतार लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। क्या क्या, मेल पेरेंट्स के पास स्पर्म था, फीमेल पेरेंट्स के पास ओवम था। यानी मादा के पास, मादा जनन कोशिका को बोलते हैं शुक्राणु, और नर जनन कोशिका को बोलते हैं शुक्राणु, और मादा जनन कोशिका को अंडाणु। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उस प्रोसेस को निषेचन बोलेंगे, और निषेचन के माध्यम से, ठीक, निषेचन के माध्यम से जो चीज़ बना उसको बोलेंगे युग्मजन, और युग्मजन से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये देखिए, ये एक कोशिकीय है, ये दो चीज़ मिलकर, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय बनाया है, उसको बोलते हैं हम लोग युग्मजन। ठीक, एक कोशिकीय बनाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मजन। तो और इसके अंदर दो डीएनए, एक फादर वाला एक मदर वाला। अब ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट होना चालू करेगा, ये कोशिका। अब ये जाइगोट जो है, अच्छा, ये एक नया कोशिका बना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक नया कोशिका है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट बना दिया, तो 2 कोशिका मिलकर एक नया कोशिका बनाया है। अब ये क्या करेगा, अब ये डुप्लीकेट होना चालू करेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इसी प्रकार ये बड़ा होता चला जाएगा, और धीरे धीरे नाक, कान, मुंह बनते चला जाएगा, और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का विस्तार, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हम लोग पढ़े भी थे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन, और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल जो था वो फर्स्ट सेल यही है, जाइगोट है, फर्स्ट सेल यही जाइगोट ही है। ओके, ये फर्स्ट सेल क्या है, जाइगोट है। ठीक, ये फर्स्ट सेल जाइगोट ही है, और यही जाइगोट, ये सेल क्या करेगा, ये सेल ये जब 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, देखिए बहुत सारा सेल मिलेगा, तो कोई टिश्यू बना देगा, बहुत सारा टिश्यू बनेगा तो कोई ऑर्गेन सिस्टम बना देगा, अब ऑर्गेन बना देगा, बहुत सारा ऑर्गेन बनेगा तो ऑर्गेन सिस्टम बन जाएगा। फिर कोई इसी में से फिर कुछ नाक बनाएगा, कोई किडनी बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, यहीं से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नया जीव। इसको हम लोग जाइगोट को नया जीव भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से ज़िंदगी चालू हो जाती है, जाइगोट से ही ज़िंदगी चालू हो जाती है। चलिए, इतना चीज़ समझ गया, और यहाँ से धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो आप यहीं पर देख लिए कि ट्रांसफ़र कैसे हुआ, डीएनए कैसे ट्रांसफ़र हुआ, तो यही होता है डीएनए ट्रांसफ़र। ठीक, कि फादर से मिल गया डीएनए कुछ, और मदर से डीएनए, कुछ फादर से डीएनए मिल गया और कुछ मदर से डीएनए मिल गया। ओके, यही डीएनए ट्रांसफ़र होती है। और ये डीएनए ट्रांसफ़र के समय में कुछ वेरिएशन चले आते हैं। हम लोग पढ़े थे कि डीएनए में वेरिएशन आता है रिप्रोडक्शन के समय में। तो ये जो वेरिएशन, किस प्रकार से वेरिएशन आता है, ये लोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना जान लीजिए कि डीएनए का ट्रांसफ़र कैसे होता है, मेल पेरेंट्स से और फीमेल पेरेंट्स से, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स से ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है, ये देख लीजिए। अब जितना चीज़ अभी पढ़े हैं उसको लिख लीजिए एक बार नोट्स में। क्या पढ़े थे हम लोग कि जनन कोशिका 2 प्रकार की होती है। ओके, जनन कोशिका कितने प्रकार की होती है, जनन कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक, जनन कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है नर जनन कोशिका जो कि मेल में होता है। ठीक, ये मेल में है, और ये फीमेल में है। ठीक,
तो नर जनन कोशिका को हम लोग स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में शुक्राणु, और मादा जनन कोशिका को ओवम या अंडाणु। और यही दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, यही दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। और इनमें भी कुछ न, इसमें भी इनमें भी डीएनए है, इनमें भी डीएनए है, और यही दोनों डीएनए ट्रांसफ़र हो जाती है। जनन कोशिका दो प्रकार की, शुक्राणु और अंडाणु। अब देखिए, जब ये नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जब मिलेंगे तो क्या बने, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। तो निषेचन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये हम एरो इसको क्रॉस कर दिए, मैंने यानी मादा जनन कोशिका और नर जनन कोशिका को बोल देंगे मिलेंगे तो निषेचन। यानी निषेचन वह प्रक्रिया है, निषेचन वह प्रक्रिया है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु, ओके, नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु और मादा जनन कोशिका यानी कि अंडाणु से आपस में मिलता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, बताया ना अभी, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये शुक्राणु और अंडाणु मिल रहा है। बस शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को ही निषेचन कहते हैं। बस वही लिखा हुआ है, निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें नर जनन कोशिका शुक्राणु और मादा जनन कोशिका अंडाणु आपस में मिलता है, यही प्रोसेस, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और युग्मजन क्या बोलते हैं, जब यह शुक्राणु और अंडाणु, जब यह शुक्राणु स्पर्म और ओवम जब मिल रहा है तो जो बन रहा है उसको बोल देंगे हम लोग जाइगोट। तो ये जो तो यह एक कोशिका है, ये एक कोशिका, ये यूनिसेलुलर है, ध्यान रखिएगा। ये मत बोलिएगा कि 2 सेल से बनाए तो ये 2 कोशिकीय है, नहीं, ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है ये, ठीक, ये यूनिसेलुलर है। उसी प्रकार इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा युग्मजन का, इसका डिफिनीशन, युग्मजन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिफिनीशन इसका ये हो जाएगा, यह एक कोशिकीय संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, जो शुक्राणु और अंडाणु ओवम, ठीक, शुक्राणु और जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद बनती है क्या, युग्मजन, जाइगोट। शुक्राणु मिलेगा, यहाँ से शुक्राणु आएगा और यहाँ से अंडाणु आएगा तो जाइगोट बनेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, तो इसको बोल देंगे युग्मजन। और यहीं से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए ये एक यूनिट क्या है, ये एक कोशिकीय है। अब ये बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएगा, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर, सॉरी, देखिए ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ये एक कोशिकीय है, ठीक, ये यूनिसेलुलर है। तो बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनाएगा, यानी उत्तक बनेगा, ठीक, बहुत सारा उत्तक बनेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है एक पूरी लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है। तो यह जीव की पहली अवस्था होती है, इस पॉइंट को देख लीजिएगा, यह जीव की पहली अवस्था होती है क्या, युग्म नज या जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है, तो शुक्राणु और ओवम के मिलने से जाइगोट बनता है, और निषेचन शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चलिए, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस नोट्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू।